गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं देखा था। क्लियर? उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि संविधान की कुछ विशेषताएं थी, जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान, क्लियर हो गया था, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, नम्यता अनम्यता, इसका संबंध हमने आपको बताया था। नम्यता का मतलब लचीला टाइप से है, जिसमें संशोधन समान प्रक्रिया से हो जाए, और अनम्यता का मतलब था कठोर, जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया क्या हो सकता हो। ठीक है ना? ये कुछ चीजें थी। और संविधान संशोधन जो किया जाता है वो आपका एक्चुअल में आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो दो प्रोसेस उसमें आपकी आती हैं, एक आती है आपकी विशेष बहुमत, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य जो होते हैं उनका अनुमोदन चाहिए होता है। ये कुछ चीजें थी। फिर हमने देखा त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार की बात हम अब करते हैं अभी। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात जब हमने की थी तो आपको बताया था कि पहले जो वोट डालने का प्रोसेस था, जो एज था वो आपका कितना था, 21, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया 61वां, और उसके तहत ये घटकर हो गया 18 साल। एकल नागरिकता का मतलब कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी देश की। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि यहाँ पर स्टेट का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हैं उस तरह के। ठीक है? कल जहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ है। कल यहीं से स्टार्ट किए थे। संविधान की प्रमुख विशेषताएं यहीं से स्टार्ट ही हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है? और इसको समझाया जा रहा था। तो एक पॉइंट ये समझा दिया था ये, और एक तीसरा ये समझाया गया था, ये मताधिकार, नागरिकता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। बाकी की बात हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह से वो चीजें हैं। तो जरा आप लोग देखिए, आपको हम इसमें डिटेल में क्लियर कर देते हैं। जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ शेयर कर दिया था। देखो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर था। एक जो पॉइंट्स है, सबसे लंबा लिखित संविधान। तो सबसे लंबा लिखित संविधान का मतलब आपका क्या था स्टूडेंट्स? इसका मतलब आपका ये था कि देश में जहां पर भी जो कुछ भी है उसमें सबसे बड़ा हमारा संविधान है। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझिएगा जैसे हमने लिखा हुआ है या आप लोग पढ़ते हैं कि अलिखित संविधान ब्रिटेन का, इसका मतलब लिखा नहीं गया है, ऐसा नहीं है कि वो लिखा ही नहीं गया है। ये बात नहीं है। वो एक कंपाइल करके या बाइंड करके एक तरह से नहीं रखा गया है, जिस तरीके से हमारा संविधान एक कंपाइल करके एक सीक्वेंस में रखा गया है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कभी कि सर अलिखित संविधान सर मौखिक है क्या, बस बोल के हो रहा है क्या। नहीं, रिटन है, लेकिन वो एक फॉर्म में नहीं है, एक क्रम में नहीं है कि जिस तरह से हम लोग की बुक देखी जाती है उस क्रम में वो रखा गया हो। ठीक है ना? ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अलिखित संविधान का मतलब कुछ लिखा ही नहीं गया है, जो अपने मुंह से बोल देगा वही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? और विस्तृत होने के पीछे कारण क्या थे? बहुत सिंपल से कारण थे कि आपका भारत जो है बहुत विस्तारित है ना? सिंपल सी बातें थी। और सबसे ज्यादा चीजें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 35 की वजह से लेने की वजह से ये, क्योंकि खुद अपने आप में बहुत बड़ा था, है ना, इस वजह से ये बड़ा होता चला गया। ओके, तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी है। अगला पॉइंट इसमें क्या था आपका कि केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। बाकी जगहों पर क्या हुआ है कि बाकी जगहों पर राज्य के लिए अलग बनाया गया है, कई सारे ऐसे देश हैं, और केंद्र के लिए अलग है, इसलिए उनका संविधान बहुत बड़ा नहीं हुआ, है ना। और हमारे यहाँ जो है वो लॉयर्स लॉयर्स यानी कि वकील जो थे वो मेनली प्रेजेंट थे, तो उन लोगों ने थोड़ा सा भाषा को क्लिष्ट कर दिया। इधर जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में वो लिखा हुआ है कि आपके उसमें कितना है, तो 305
95 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि पार्ट जो होते हैं वो एक प्रकार से चैप्टर हैं। उन चैप्टर में एक मेन हेडिंग है, चैप्टर है कि हमें किसके बारे में जानना है। जैसे नागरिकता, तो हमें पर्टिकुलर पार्ट में जाना होगा, फिर उसमें मेन मेन हेडिंग है, तो वो मेन मेन हेडिंग कौन है, एक प्रकार से अनुच्छेद है। और हमें अगर अनुच्छेद को समझना होगा तो हमें उनकी अनुसूचियां देखनी होंगी। विस्तृत कानून जो है वो अनुसूचियों में दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें सम होती है। ये कुछ चीजें थी कि 1951 से बहुत सारे संशोधन हुए। ये आपको इतना रटना नहीं है, बस एक आइडिया दिया है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या, कि 4 भाग जोड़े गए हैं। ठीक है, असल में उसी में क्या किया गया था कि इन्होंने जैसे 4 क लिख दिया था, फिर 9 क लिख दिया था, और 9 में ही 9 ख लिख दिया था, और फिर 14 का। इस तरह से इन लोगों ने कुछ किया था, बाद में आगे चल करके चेंजेस देखने को मिले थे। तो आज की डेट में कितने मतलब भाग हैं? 25 है, 25 है ना, तो उस हिसाब से वो ऐड किया गया था। बाकी उसके सब हेडिंग थे ना, सब चीजें होती हैं। तो अब जैसे 9 क बना दिया, तो अब 9 क में ही 9 ख कर दिया है, तो 9 पार्ट 9 है उसका, है ना, तो वो चीजें। तो ये एक जनरल आइडिया था बस, केवल कि कैसे इसको किया गया था। अच्छा, विभिन्न स्रोतों वाला हम आपको बता चुके हैं, यहाँ का पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वो नोट्स में है, क्योंकि इसके लिए हम आपको वैसे भी बता चुके हैं, पूरा टॉपिक ही पढ़ा चुके हैं। स्रोत वाला पढ़ा चुके हैं ना, कनाडा से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, आप सीधे वो देख सकते हो। बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको देखिएगा, बस एक जनरल व्यू है, इसलिए इसमें दे दिया है ना। तीसरा जो हम लोगों ने नम्यता वाला समझा था, बहुत सिंपल था, लचीला और कठोर वाला। तो हमने कहा भी था आपसे कि भारत का संविधान ना तो पूरी तरह से लचीला है, ना पूरी तरह से कठोर है, ये मिला जुला है, यानी अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। लचीला का क्या मतलब था कि जिसमें संशोधन बहुत सामान्य प्रक्रिया से हो जाती है, और कठोर वो होता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यानी कि एक प्रकार से आपको अनुच्छेद 368 का यूज करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 368 का यूज करने का मतलब कि 2 तरह के इसमें संशोधन होते हैं। पहला संशोधन ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट संशोधन है, ये जो लिखा है, ठीक है। और ये दूसरा किस तरह से होता है वो, ये बात है उसमें, क्लियर। अब आप जैसे इसको समझेंगे, पहला तो इन लोगों ने क्या बोला, पढ़ोगे जब तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, डिटेल में चीजें होंगी, यहाँ केवल बस थोड़ा सा बेसिक हो रहा है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। एक तो ये होता है। दूसरे वाले में क्या होता है कि राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए होता है। तो फर्स्ट वाले में हमें राज्यों का अनुमोदन नहीं चाहिए होता है, उसमें डायरेक्टली हम जितने सदन में उपस्थित हैं, वोट किए हैं, उनकी मेजोरिटी से हम पास करा लेंगे। लेकिन सेकेंड वाले में आपको राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए होगा, वो मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए संसद में विशेष बहुमत, लेकिन राज्यों का भी बहुमत चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप राष्ट्रपति के पावर में कोई चेंज करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे वाले का प्रयोग करना पड़ेगा, सेकेंड वाले का। आप पहले वाले से उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंट्रल लेवल पे चल रही हैं, जो केंद्र लेवल पे चलती हैं, तो उनको आप पहले वाले से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर हम ये कहें कि कुछ दूसरी प्रोसेस जो आसानी से हो सकती होंगी, तो वो तो हो जाएंगी पहले से, लेकिन कुछ विशेष चीजें होती हैं जो आपकी दूसरे का प्रयोग करके ही हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रावधान हैं जो आम विधायी प्रक्रिया से हो जाते हैं, एक सामान्य बहुमत से। मतलब कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए कि इतने लोग होने चाहिए, फिर इतने में प्रेजेंट होने चाहिए, और फिर उसके बाद उनका ऐड किया जाएगा, इस तरह का नहीं। सामान्य बहुमत जो भी हो, जिसकी वोटिंग ज्यादा हो गई, 500 लोग बैठे हैं, हमने वोट कराया, वोट ज्यादा हो गया, पास हो गया। तो ये इस तरह से जो होता है वो होता है आपका, ठीक है। तो ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते। तो एक प्रकार से अगर आप स्टूडेंट देखोगे तो 3 तरह संशोधन हो गए। एक संशोधन ये हो गया पहला, दूसरा संशोधन ये वाला प्रक्रिया हो गया, और तीसरा ये हो गया। लेकिन संशोधन जो 368 में है वो केवल 2 ही प्रकार के हैं, एक पहला वाला और दूसरा वाला। तीसरा वाला 68 में नहीं है, 368 में जो सामान्य वाला है। तो अगर ये पूछता है कि कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन 368 में कितने का उल्लेख है, तो 2 का उल्लेख है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप लोग को ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होंगी, ठीक है ना। अब जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, ये सामान्य बहुमत से हो जाता है, आपको इसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। राज्य का नाम बदलना है, कुछ और चीज है, जैसे
राज्य की टेरिटरीज बढ़ानी है या समथिंग, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं रिलेटेड, वो आपकी सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। ठीक है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं चाहिए होती। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो ये चीज इसमें लिखी हुई है जो आपके नोट्स में है। क्लियर सबको? ये इसलिए डिस्कस कर लें कि क्योंकि आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो वो चीज समझ में आनी चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या है वो। तो हमने आपको समझा दिया कि ये क्या पॉइंट्स एक्चुअल में बताया जा रहा है। आगे बढ़ सकते हैं? समझ गए? ठीक है। हर आर्टिकल में 8 या 12 शेड्यूल होते नहीं भैया। हर आर्टिकल में 8 या 12 शेड्यूल कैसे हो जाएंगे? एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल में कई सारी चीजों को डिफाइन किया गया होगा, उनके रूल उस शेड्यूल में दिए गए होंगे। हर आर्टिकल के लिए थोड़े ना है 8 और 12 शेड्यूल। वो तो फिक्स है जो 12 शेड्यूल आपके हैं। तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल डिफाइन कर दिया गया होगा मेन टॉपिक के लिए, मेन मेन हेडिंग जो होंगी आर्टिकल्स वगैरह या उनके लिए, तो उनके लिए एक शेड्यूल बना दिया गया होगा, उसके अंदर वो सब आ जाएंगे, उनके नियम कानून। ठीक है, हर एक के लिए नहीं होता है। अगर हर एक के लिए होता तो जितने आर्टिकल उसके लिए अलग अलग शेड्यूल नहीं बना देते, तो फिर 12 शेड्यूल ही क्यों बनते? वो सारे आर्टिकल के जितने नियम कानून है वो 12 शेड्यूल के अंदर हैं, किसी न किसी शेड्यूल में उनसे रिलेटेड नियम है। ठीक है ना? सीएम डिस्ट्रिक्ट का गठन कर सकता है, हाँ पावर है। पावर का मतलब कि उसको संसद, मतलब वो चीजें पास करनी पड़ेंगी, बट अकेले वो नहीं कर पाएगा, है ना? अकेले वो नहीं कर पाएगा कि वो चाहे कि बस मैं आज ही चेंज करना चाहता हूँ मैं कर दूंगा तुरंत। भाई प्रक्रिया है कुछ, आपको बहुमत तो लेना पड़ेगा ना। हाँ वो अलग बात हो सकता है कि बहुत विशेष बहुमत ना चाहिए हो। ठीक है, बहुत बड़ा विशेष बहुमत नहीं चाहिए, आम बहुमत से वो कर सकता है। आम बहुमत को आप पास कराइए और उसको एक कानून बनवा दीजिए, वो हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं। अब आज चलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार, संविधान के थर्ड पार्ट। देखो मौलिक अधिकार, दो चीजें आपको समझना होगा। एक आप समझ लीजिए, अ, जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, है ना, हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो हमारा संविधान है उस संविधान का जो पार्ट 3 है और जो इसका पार्ट 4 है, तो पार्ट 3 है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। यानी जब आप ये वाला चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करने में भी बहुमत चाहिए होता है। चाहिए, लेकिन वो विशेष बहुमत नहीं चाहिए। समझ क्या नहीं रहे हो भाई, बिना बहुमत के कैसे हो जाएगा? लेकिन बहुमत में भी अंतर है ना, एक विशेष बहुमत होता है, एक सामान्य बहुमत होता है। विशेष बहुमत के लिए आपको फिर जितने प्रेजेंट है उनकी वोटिंग होगी, उनका 2/3 भी चाहिए होगा। लेकिन सामान्य बहुमत में वो चीज नहीं चाहिए होती है। बिना बहुमत के कोई चीज काम नहीं कर पाओगे, बट अंतर है सामान्य बहुमत में और विशेष बहुमत में। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो किसमें दिया गया है? पार्ट 3 में। और जो हमारे पार्ट 4 में है वो कौन है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां जब देखोगे आप लोग तो इसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं, और यहां जब देखोगे आप तो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं। यानी कि हमारे इसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपका देखते हैं तो उसमें से जो पार्ट 3, चैप्टर 3 कह लो एक प्रकार से, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूजन होता है, एक ही जगह करवा दीजिए, करवा देंगे अभी इसी समय करवा देंगे, परेशान ना हो। पहले मौलिक अधिकार समझ लो क्योंकि दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो पार्ट 3 की जब हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये दो चीजें हैं अलग अलग। अगर आप देखोगे, जब फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो ये किसी भी व्यक्ति को दिए गए अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये टोटल आपके पास है 7, लेकिन एक हटा दिया गया है, तो अब बचे हैं कितने? 6।
यानी कि शुरुआत में जो दिया गया था वो 7 थे, बट अब 6 हैं। वो कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। ये हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब आपके पास नहीं है, पहले ये मौलिक अधिकार में था, ये नहीं है। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर है? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वो होते हैं जिनको आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई भी कितना भी ताकत लगा ले, वो आपसे ये नहीं छीन सकता। बहुत विशेष चाहिए होगा, जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जैसे आपातकाल ही लग गया, इमरजेंसी लग गया, तो मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये वो एक कंडीशन होती है कि आपका ये तभी हो सकता है, या तो फिर किसी मौलिक अधिकार को चेंज करने के लिए आपको संविधान संशोधन ही करा दिया आपने। अब जैसे ये वाला हुआ है संपत्ति का अधिकार, तो ये संशोधन के द्वारा हटाया गया है, संविधान का संशोधन हुआ है, 44वां अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है? तो ये एक्चुअल में क्या हुआ था कि संपत्ति को अधिकार को 44th संविधान संशोधन 1977 के द्वारा हटाया गया, लीगल राइट बना दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये लीगल राइट है, कानूनी है। दोनों में अंतर है, हम बताते हैं आपको कि क्या चीज है, कि मौलिक अधिकार किस तरह से आप समझेंगे। तो पहले तो एक बेसिक पॉइंट समझ लो कि मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है। क्लियर? और मौलिक अधिकार अब कितने हमारे पास स्टूडेंट? 6 है हमारे पास। कितने हैं? 6। एक हट गया है, कौन सा हट गया है? संपत्ति का। तो पहले वो भी था, लेकिन अब आज की डेट में वो, और कैसे हटा था? तो एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के तहत 1977 में, और आपको पता होगा कि इस समय जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई की थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी और आपका मोरारजी देसाई की सरकार चल रही थी। ठीक है ना? तो उस समय ये चीज देखने को मिली थी। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अच्छा, अब जरा आप थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा। इसको देखो जरा सब, जो मौलिक अधिकार है, तो संविधान के 3rd पार्ट में डिफाइन है, और 6 मूल अधिकार है हमारे पास। एक कौन सा है? समानता का अधिकार, कि हर कोई समान है। किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका है आर्टिकल 19 से 22 तक। फिर आपको है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेन रक्षक है उसका। ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है, और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आपका 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का इस तरह से, तो ये 6 है। एक था आपका जो 7वां था संपत्ति वाला, वो हटा दिया गया था। क्लियर है? एक पॉइंट जो आपको याद रखना होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय जब इमरजेंसी लगती है, तो आपके मूल अधिकार सस्पेंड किए कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 आर्टिकल हैं जो तब भी सस्पेंड नहीं होते। वो एक आर्टिकल आपका 20 और एक आर्टिकल 21, यह उस समय भी सस्पेंड नहीं होता। इसको छोड़कर बाकी जितने आपके मूल अधिकार हैं, वो सब राष्ट्रीय आपातकाल के समय हटा लिए जाते हैं। पूरी सत्ता केंद्र के पास चली जाती है, केंद्र के हाथ में पूरे देश की सत्ता हो जाती है। राज्यवाज का कुछ नहीं, सब कुछ केंद्र देखेगा फिर जब इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है? तो ये चीजें कुछ होती हैं आपकी। अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है, अगर आपको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, आपको भेदभाव किया जा रहा है, तो ये आपका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है? तो अब सीधे कहा तो गया कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब हर कोई सुप्रीम कोर्ट कैसे चला जाएगा? मतलब हम सोचे और तुरंत केस फाइल कर दे तो इतना आसान है नहीं, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट रक्षक है, तो आपका मूल अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है? ये एक थोड़ा सा पॉइंट। दूसरा, मूल अधिकार जो होते हैं, इन मौलिक अधिकारों को लागू किया जाता है, यानी कि कोर्ट इसको लागू करा सकता है। अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार को आपसे छीन रहा है, इनमें से किसी को भी, तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट सुनवाई करेगा।
और कोर्ट कहेगा, राज्य को निर्देश देगा, जो गवर्नमेंट होगी, कि आप इसके मूल अधिकार को नहीं छीन सकते, और उनको सीधा डायरेक्ट निर्देश रहेगा कि आप कृपया जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करिए। मूल कर्तव्य में ऐसा नहीं होता। मूल कर्तव्य के लिए आप ये चीज कोर्ट में नहीं जा सकते। ये थोड़ा अंतर है। मूल कर्तव्य के लिए आप ये नहीं मान सकते कि सर ये मेरा मूल कर्तव्य है, मुझे चाहिए। मूल कर्तव्य का मतलब बहुत डिफरेंस है। मूल कर्तव्य आपके आपके अकॉर्डिंग है। आप मतलब हमें समझाना ना पड़े, आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अब हमें ये बताने, कोर्ट को बताने की जरूरत थोड़ा है कि चलो स्त्रियों का सम्मान करो सब। भाई ये हर व्यक्ति को समझ में आता है कि एक प्रकार से हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अब टॉयलेट जाना है, एक तरफ पुरुष लिखा हुआ है, एक तरफ महिला लिखा है, तो कोई बताएगा कि तुम महिला वाले में नहीं जाना है? अरे तुम्हारा खुद का दिमाग कहता है कि भैया महिला वाले में नहीं जाना है, पुरुष वाले में जाना है। तो मूल कर्तव्य का मतलब एक होता है जो मतलब आपको अपनी समझ से चीजों को समझना है। उसके लिए कोर्ट में आप जाकर के ये नहीं कह सकते कि मेरे मूल कर्तव्य गड़बड़ हो गए, ये हो गए, नहीं। हाँ, मूल अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रावधान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मूल कर्तव्य को कोर्ट द्वारा या कानून द्वारा लागू नहीं कराया जाता, जबकि मूल अधिकार को आप कोर्ट जाकर के कानून द्वारा लागू करा सकते हैं। दो चीजें होती हैं अलग अलग, ठीक है। अभी हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अच्छा, तो 6 है। अब ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा, अभी तो बेसिक चल रहा है कि विशेषताएं क्या है। अभी एक एक करके पूरा एक एक पार्ट डिस्कस होगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो समानता का अधिकार मिल गया, सब समान है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शिक्षा और संवैधानिक उपचार। इसके अलावा एक जो हटा दिया गया, सब समझ गए कौन सा हटा दिया गया स्टूडेंट? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया किस एक्ट के तहत? बताओ जल्दी से, संपत्ति का अधिकार किसके तहत हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? जल्दी टाइप करिए। फोर्टी 1976 नहीं, 1977 में। 1976 जो था वो 42वां संशोधन था भाई, 76 नहीं। अब देखो, एक 73 लिख रहा है 1973, एक 68 लिख रहा है। एकदम खत्म हो गए हो का तुम लोग यार? मतलब बताने के बाद ये हाल होता है, अभी अभी डिस्कस किया उसके बाद ये हालत है। एकदम बेवकूफी वाले काम होते हैं। ये नहीं दिख रहा आपको? हा? ये पॉइंट्स नहीं दिख रहे? तो कोई 1971 है, कोई 1973 है, कोई 368 है। हमने आपसे कहा किस संशोधन के, देखो अब 79 आ गया, संतोष लिख रहा है 1979 में हुआ है। तुम लोग की क्लासे में बंद कर देंगे, हम सच बता रहे हैं। तुम लोग को जो है ना चीज, एकदम दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद देखो अब 78 लिख रहा है। देखो अब कह रहा है कि सर आप सही कर दिए, 78 लिखे हैं। 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा लीगल राइट बना दिया गया। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? अभी भी नींद में हो? हैं? भैया 9:30 बज रहा है, जग जाओ। तो ये बात इसमें चल रही थी हमारी, जो ये, तो इससे ये हटा दिया गया। अब देखो संपत्ति का अधिकार क्या था एक्चुअल में स्टूडेंट्स। संपत्ति के अधिकार की बात करें ना, तो एक आर्टिकल था हमारे पास, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बट थोड़ा बता दें। एक आर्टिकल था 19, आर्टिकल 19(1)(f), और एक था 31। दो आर्टिकल थे जो संपत्ति के अधिकार के इससे रिलेटेड थे उस समय। एक आर्टिकल था आपका 19(1)(f), और एक आर्टिकल था आपका 31। ये जो थे आपके पास, ये आपको यह अधिकार देते थे संपत्ति वाला। तो संपत्ति वाले में आप जब ये, अब इसमें तो है नहीं क्योंकि हटा दिया गया, 6 में है केवल। जब ये था उस समय की बात कर रहे हैं, जब ये संपत्ति का अधिकार रखा गया था, तो इसमें दिया है। इसके तहत क्या था कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक जो भारत का नागरिक है, वो संपत्ति को अर्जित कर सकता है, धारण कर सकता है, व्यय कर सकता है। मतलब वो उसको
अर्जित मतलब किसी संपत्ति को ले सकता है, कमा सकता है, या जिस प्रकार से उसको मिल जाए, जैसे पेरेंट्स से मिल जाए, माता पिता के पास की संपत्ति वो आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से इसमें कुछ प्रावधान थे कि ये अर्जित भी कर सकते हैं आप, ठीक है, धारण भी कर सकते हैं, वो अपने पास रख भी सकते हैं, और आप व्यय भी कर सकते हैं, यानी कि वो आप किसी को बेच भी सकते थे अगर आपकी इच्छा है तो। आजकल 20 और 21 अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, कैसे हम दोबारा बता दें? कौन पूछ रहा है? 20 और 21 हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी। हमने कहा तुमको कौन सा आर्टिकल बता दिया 20 और 21, और कहाँ पे बता दिया? तुम लोग क्या हो, दिक्कत यही है बस, न आने का सब्जेक्ट। जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मतलब नहीं, जो अभी नहीं बताए हैं उसके बारे में। अरे रुकोगे, कुछ सीक्वेंस होता है जिसके तहत चला जाता है। पहले समझ तो लो कि ये क्या है, 19 जो पहले था संविधान में। तो ये जो संपत्ति था, तो ये आर्टिकल ये कहा करता था कि आपको संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय का ये है, मतलब आप जबरदस्ती किसी से उसकी संपत्ति नहीं छीन सकते, आपको इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी गवर्नमेंट को लेकर, क्या किसी की संपत्ति लेना होता था तो बहुत बड़े दामों पे देना, और वो व्यक्ति सहमत भी होना चाहिए, ये चीजें थी, क्योंकि ये मूल अधिकार में था। तो मूल अधिकार आप छीन नहीं सकते किसी से, इस वजह से अमेंडमेंट करके इसको लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार। तो इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो अब आप देखेंगे कब जब भी कोई ग्रहण वगैरह होता है, जमीन वगैरह समथिंग, तो वहां पे एक बड़े दाम पर दे करके जमीन ले ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। आप ये जानते होंगे, उसका उसका दुगना ही दाम दिया जाता है जनरली, अगर देखा जाए तो उसका दुगना दाम ही दिया जाता है जब अधिग्रहण करना होता है तो ये चीज थी उस समय, ठीक है ना, बस वो हम समझाना चाह रहे थे आपके। अच्छा, दूसरी बात जो है आपका, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब होता है, एक सिंपल भाषा में समझा दें, राज्य को किस तरह का होना चाहिए, मतलब डीपीएसपी आपको ये बताती है कि ये राज्य किस तरह का होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि कानून बनाते समय, अगर कोई कानून आप बना रहे हैं, अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, राज्य, स्टेट या जो भी कानून बना, चाहे वो केंद्र बना रहा हो चाहिए, आपको अपनी जनता को ध्यान में रख के बनाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कृषि कानून वाला जो वापस हुआ, आपने बना तो दिया, लेकिन अब अगर आपके देश की बहुत सारी जनता खुश नहीं है उससे, तो काम नहीं आएगा। तो डीपीएसपी में कुछ चीजें डिफाइन है कि राज्य जब भी कोई चीज बनाए, कोई नीति अगर बनाए, कोई भी कानून अगर वो बनाए, उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, कि वो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही है। वही सारी बातें डिफाइन है 36 से 51 तक के आर्टिकल में, कि अगर आप कुछ चीज डिफाइन करना चाहते हैं कानून बनाते समय, नीति बनाते समय, तो आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं करनी है। आपको अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, मेजोरिटी को ध्यान रखना है कि किस प्रकार के लोग हैं वहां पर, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या नहीं होगा। इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान तत्व इस डीपीएसपी में डिफाइन किए गए हैं, कि आप इनको पढ़िए, इनको समझिए, और इनके अंतर्गत ही रहकर नीति बनाइए। वो है वो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब कोई राज्य कोई नीति बनाने वाला होता है, तो उसको निर्देशक, एक आदेश, मतलब तो किन तत्वों का ध्यान रखे उस नीति को बनाते समय, वो 36 से 51 के बीच में डिफाइन किया गया है। अगर आप वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी राज्य कानून बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है, वो चीजें समझ में आ रही है। देखिए, 7 मूल अधिकार, अगर संपत्ति का अधिकार रहता ना तो दिक्कतें हो जाती। समझो कैसे, आप एक बात बताइए कि आप एक मौलिक अधिकार, और कई सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अब हमने कहा कि सबको समान होना चाहिए, सबको आर्थिक बराबरी होनी चाहिए, ठीक है, डीपीएसपी में एक डिफाइन है। डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 39B का करके, ठीक है। देखो, अब हम लिख नहीं रहे, बस समझा रहे हैं, केवल हम डिटेल में कर लेंगे, आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए हम समझा दे रहे हैं। रोहित, 7 मूल अधिकार रहता तो क्या सरकार भी किसी की जमीन नहीं ले सकती थी? देखो समझो इस चीज को, क्या था पॉइंट, दिक्कत कहाँ आ रही थी? जब ये मूल अधिकार में था तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि मूल अधिकार में आपने संपत्ति का अधिकार रख दिया था, ठीक, और डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 39B और C,
तो जो डीपीएसपी में 39 बी और सी है वो कहता है कि सबको आर्थिक समानता का अधिकार होना चाहिए। आपके राज्य में जो लोग हैं उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, आय का वितरण जो है वो उस हिसाब से बराबर रहे। मतलब अगर कोई बहुत अमीर है और उसके पास 100 बीघे जमीन है और एक बहुत गरीब है जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो कायदे से राज्य को ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो गरीब जो है उसके पास भी मिल जाए जमीन। बात हमारी समझ में आ पा रही है? आपने मौलिक अधिकार में रखा है संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार आपके अंडर में है, आपके अधिकार में है ये मौलिक अधिकार, और कोई छीन नहीं सकता इससे। इसका मतलब जो आपकी जमीन है वो भी तो आपकी संपत्ति है। और क्योंकि उस समय जब आजाद हुए थे तो वो जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, 400-400 बीघे जमीन है, 500-500 बीघे जमीन है। और फिर जो गरीब है तो गरीब ही रहा। और एक तरफ आप डीपीएसपी में कहते हैं 39 जो बना हुआ है आर्टिकल 39 बी और सी कि जो भी नागरिक जो भी रह रहा है आपके वहां पर सभी को समान समानता होनी चाहिए। दोनों एक चीज कैसे हो सकती है, समझो कैसे। अब जो गरीब है, आप अपने डीपीएसपी को लागू करना चाहते हैं कि हम कानून बनाने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो गरीब आदमी है उसको बराबर जमीन मिल जाए। अब ये बराबर जमीन कैसे मिलेगी? आप उस जमींदार से लेंगे, लेंगे जमींदार से, भाई उसके पास 400 बीघे जमीन है, तो आप कहोगे ऐसा है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है और हमें आर्थिक समानता सबको देनी है, तो हम तुम्हारा कुछ 10 बीघे जमीन लेकर के हम इस गरीब को दे देते हैं। वो जमींदार कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, केस फाइल कर देगा तुरंत। क्या कह देगा? भैया ये हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन कर रहे हैं। क्यों? संपत्ति हमारा मूल अधिकार है, छीन नहीं सकते हमें, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट हाथ पीछे खींच लेती, क्योंकि अब इसके आगे गवर्नमेंट नहीं कर सकती कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गरीब नहीं, वो संविधान से चलता है। वो सीधे संविधान में कहेगा आर्टिकल नंबर 10 मौलिक अधिकार है, सीधा निर्देश हो जाएगा, आप उसकी जमीन नहीं ले सकते, खत्म। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाना पड़ा, नहीं तो आपका ये डीपीएसपी वाला लागू नहीं हो पाता, जो आर्थिक समानता है। आप अधिग्रहित ही नहीं कर पाते जमीन को, ठीक है ना। और फिर आप बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते सभी को। तो दो कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ चल रहे थे। एक को तो आपने मौलिक अधिकार में रख दिया और एक तरफ आपने एक नियम भी बना दिया है डीपीएसपी में कि आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, सबको बराबर का होना चाहिए। दोनों कैसे लागू होंगे? उसकी वजह से अगर आप यहाँ छीनते हो तो मौलिक अधिकार आपसे चला जाएगा। मौलिक अधिकार ज्यादा पावरफुल है, मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको आप किसी भी प्रकार से नहीं छीन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तुरंत आपको आदेश दे देगा कि आप इसका हनन नहीं कर सकते। ये चीजें दिक्कत थी, ठीक है ना। इस वजह से करना पड़ा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके लीगल राइट में लाया गया, जिसमें चेंजेस हो सके, आसानी से हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि छीन ही लिया जाएगा, प्रॉपर आपसे समझौता होगा, बकायदे, ठीक है, चीजें होंगी, आपको मुआवजा दिया जाएगा। ये नहीं कि हम जा करके बस अपना, हम गवर्नमेंट में है तो हमने पुलिस भेज दी, चलो भैया ले जाओ जमीन, नहीं, अभी भी आप इस तरह नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि जब पब्लिक के डोमेन में होता, व्यक्तिगत नहीं, जब कई सारे लोगों के बिहार पर कोई चीज होती है, जैसे कोई नेशनल हाईवे बन रहा है, सड़क बन रही है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बन रही है, वो सबके लिए है। तो उस केस में जब वो जमीन का ग्रहण करेगी सरकार, तो आपको पूरा मुआवजा देगी और वो उससे ज्यादा ही देगी, आपको उस वैल्यू से कम नहीं देगी कभी भी, है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे जिसकी वजह से हमें इसको मौलिक अधिकार से हटाना पड़ा, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ चल रहे थे। और इसको समझने के लिए आपको पीछे की कई सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जो अमेंडमेंट एक्ट शुरू हुए थे 1951 में, एक लैंड रिफॉर्म का एक्ट शुरू किया, मतलब एक्ट आया था, और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, लैंड रिफॉर्म का जो भी थे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहला अमेंडमेंट जो किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही करवा दिया था 1951 के आसपास। लेकिन दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। लैंड रिफॉर्म कर तो दिया था आपने, लेकिन संपत्ति वाला जो था असल में वो मौलिक अधिकार में ही था, हर बार दिक्कत बढ़ जाती थी। तो धीरे करते 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 काफी समय बाद इसको मौलिक अधिकार से ही हटा दिया गया 1977 में, मोरारजी देसाई के समय। नहीं तो ये प्रॉब्लम तब भी क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। तो कोई भी कुछ होता था तो कोर्ट पहुंच जाते थे, और मौलिक अधिकार को आप छीन नहीं सकते गवर्नमेंट, दिक्कत यहाँ आती थी। इस वजह से इसको करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप समझ गए होगे आप लोग, है ना। तो दो चीजें थी, आप लोगों ने दोनों समझ लिया होगा स्टूडेंट। हमने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया कि मौलिक अधिकार वो होते हैं जिसको कोई आपसे नहीं छीन सकता, और इसका रक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट है। आप अपने उस अधिकारों को समझ लीजिए कि आपके वो जो अधिकार हैं उनमें से एक आपका समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का दर्जा है। इवन जो महिला पुरुष है सबको बराबरी का दर्जा है। आप ये नहीं कह सकते कि आप निम्न दर्जे के हैं, हम ऊंचे दर्जे के हैं, नहीं। ये पूरा आपको डिफाइन है आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं, गुलाम वगैरह बनाने की प्रथा अब नहीं है कि आप किसी को उसकी मर्जी के बिना गुलाम बना के रख लें,
ठीक है। हर चीज का आपको अधिकार है, स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का आपको आजादी है, आप अपने विचार रख सकते हैं, हर चीज की आपके पास स्वतंत्रता है। तो वो चीज 19 से 22 तक है, वो डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, यहाँ तक वो चीज डिफाइन करी गई है। आर्टिकल 19 में उस समय 19(1) का एफ जो था वो संपत्ति का था। आपको बताया हमने कि जब मूल था तो उस मूल में जो 19(1) था ये संपत्ति का आया करता था। ठीक है। तो ये आप देख लिए, शोषण, आप किसी को इस बिहाफ पर शोषित नहीं कर सकते कि ये दलित है, ये उच्च है, ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो एकदम गरीब है, हम इस बिहाफ पर उसका शोषण नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये उसका मौलिक अधिकार है, वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है। और कोई इसको आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपने अपनी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई जबरदस्ती आपको किसी भी धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता कि आपसे वो कहे ये कानूनी अपराध है। ठीक है। क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। हम जबरदस्ती, आप अगर कहते हैं कि हमें ये धर्म मानना है, आप स्वतंत्र हैं, मानिए। क्लियर है। फोर्सफुली नहीं, आपकी इच्छा से है तो आप वो करिए। हाँ, जबरदस्ती अगर कोई करा रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि ये फिर हनन हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी आप हमें कराना चाह रहे हैं, तो फिर ये हनन है। ठीक है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार है। क्योंकि पहले जो था शिक्षा बड़ा दिक्कत हुआ करता था, जो ऊंचे लोग हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वो लोग तो हो जाते थे। लेकिन जो गरीब तबके के लोग होते थे उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, इवन स्कूल में भी नहीं जाने दिया जाता था। इसको ध्यान में रखते इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, कानूनी नहीं, मौलिक अधिकार। ये अधिकार है हमारा, कोई भी नहीं छीन सकता, न स्टेट गवर्नमेंट, न सेंट्रल गवर्नमेंट, न कोई आपका जो डीएम है, न कोई भी। क्योंकि ये सीधे मौलिक अधिकार के अंदर है। ये आपका अधिकार है कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी स्कूल आपको ये मना नहीं कर सकता इस चीज के लिए। ठीक है। तो ये चीज आपका है 29 से 30 तक। फिर आपका है संवैधानिक उपचारों का। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं आपकी, इसको हम लोग डिटेल में उस पार्ट में देखेंगे। अभी हम केवल थोड़ा सा समझाएंगे किस तरह का ये। तो राज्य के नीति निर्देशकता तो समझ में आ गया आपको कि राज्य किस तरह से चलेगा। तो फोर्थ पार्ट है। और जब भी आप कुछ चीज देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको नीति निर्देशकता तो देखने पड़ेंगे राज्य को कि हम इसके अधीन ही कानून बनाए जिससे हर किसी को दिक्कत ना हो। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, वही हमने बताया। आप ये करा सकते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। अगर कोई हनन कर रहा है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ कुछ काम कर रही है, तो आप न्यायालय जाइए, न्यायालय गवर्नमेंट को सीधा आदेश दे देगी आप इनके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते, ये लागू कराया जा सकता है। डीपीएस भी नहीं कराया जा सकता, मौलिक कर्तव्य भी नहीं कराया जा सकता। ये दोनों न्यायालय इन दोनों के लिए आप कानून वहां नहीं जाएंगे कोर्ट कि हमारे ये खत्म हो गया, वो हो गया। इनके लिए आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा एक समझिएगा इसमें कि दोनों चीजों को साथ में देखा जाता है, इसीलिए हमने आपको पढ़ाया था। देखिए, जब हम लोग कुछ बनाते हैं ना तो दोनों को ध्यान रखना होता है। हम डीपीएसपी जब ध्यान देते हैं, जब कोई कानून बना रहे होते हैं, तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते समय एक चीज जरूर ध्यान दी जाती है कि मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा हो। बताया ना हमने आपको कि अगर कुछ भी आप कर रहे हो तो आप डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे, जो यहाँ पे राज्य के लिए तत्व है कि हम ये कानून बना रहे हैं। लेकिन उसको बनाते समय ध्यान तुरंत देना होगा कि कहीं उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार तो नहीं छीन रहा है हमसे। इसलिए इसको कहा जाता है दो तरीके से। देखो इसमें जो लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर है। दोनों में से कोई भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। और जब आप इसके लिए रात के लिए कोई कानून बना रहे होंगे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार हनन तो नहीं हो रहे हैं। तो दोनों के संतुलन से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए ऐसी चीजें होती हैं। तो ये हो गया। मूल कर्तव्य जो थे आपके स्टूडेंट, मौलिक कर्तव्य, वो एक्चुअल में संविधान में उल्लेखित नहीं थे। देखिए, मूल संविधान में उल्लेख नहीं था ये। ठीक है। कैसे ऐड हुआ है, याद कर लीजिए चाहे लिख लीजिए। एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और उस समिति ने एक संशोधन करवाया 42, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस समय। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के तहत। ठीक है, 1976 के तहत। और इस संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति बनी, इसने मूल कर्तव्य को ऐड करवाया। तो अगर आपसे पूछता है कि संविधान में क्या मूल कर्तव्य थे, मूल संविधान में, आप कहोगे सर नहीं थे। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, एक अमेंडमेंट हुआ है वो 42वां 1976 में, उसके तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रसिया से लिए गए। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए स्टूडेंट, रसिया से लिए गए। ठीक है ना, सबको याद होगा।
अब मूल कर्तव्य देखिए कहां पर है, भाग 4A, अनुच्छेद 51 है। तो जो भाग 4 है, अब आप भाग 4 समझिए। तो भाग 4 आपको हमने बता दिया कि भाग 4 में कौन है, डीपीएसपी है। तो जब भाग 4 में डीपीएसपी है, तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो वही भाग 4 का उन्होंने ए लिख दिया, जिसको भाग 4 क भी कहा जाता है। तो हिंदी में 4 क कहा जाता है, इंग्लिश में 4A कहा जाता है। क्लियर है। तो डीपीएसपी को इसी के पास जोड़ा गया है, जहां पर सॉरी जहां पे डीपीएसपी है उसी के पास में ये आप मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। लेकिन क्योंकि आप 4 में नहीं कर सकते, तो उन्होंने प्रावधान किया और 4 क लिख दिया एक अलग। तो हमने भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत इसको ऐड कर दिया। क्यों, समझिए, 36 से 51 तक कौन है, डीपीएसपी है। 36 से 51 तक डीपीएसपी है, और जो पार्ट 4 है वो पार्ट 4 के अंतर्गत है। तो अब यहाँ तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने पार्ट 4 की जगह लिख दिया पार्ट 4A। और क्योंकि 51 तक हम रख नहीं सकते थे, तो हमने अनुच्छेद कौन सा कर दिया, 51A। समझ गए। तो जब ये चेंज किया गया और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो वो इस तरह से उसमें चीजें कर दी गई। तो ये आसपास ही आपको देखने को मिल जाते हैं डीपीएसपी। है क्या, बहुत आसान है, आप लाइन पढ़ लो, चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। इसमें लिखा है हमने, आप सीधे पढ़ के समझ सकते हो कि मूल कर्तव्य क्या है। देखिए, मूल कर्तव्य हमें यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते समय याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। डीपीएसपी की तरह मूल कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि आपकी जिम्मेदारी है, यह आप सबको इंडिविजुअल समझना होगा कि क्या हमारे देश के लिए जरूरी है। यानी कि आप जो देश के खिलाफ जाते हैं, तो यह आपका कर्तव्य नहीं है। अब आप अपने परिवार में हैं, तो आपका मौलिक कर्तव्य क्या होता है अपने परिवार के प्रति, कि सबको लेके चले, बड़ों का सम्मान करें, हम उनका निरादर न करें, माता पिता का सम्मान करें, यह आपका कर्तव्य है। अब ये कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा समझाने कि बेटा देखो आप अपने पिता का मान नहीं रहे कहना, और ये सब चीजें बेकार है चीज। अब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे कि बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, कोर्ट जाओगे क्या इसके लिए। भाई ये तो आपके बच्चे का मौलिक कर्तव्य है ना, कि वो मतलब माने, वो उसकी समझदारी है। ये चीज होती है कर्तव्य, जो आपको मतलब अपने हिसाब से चीजों करना है, जिससे कुछ वायलेट ना हो। हम कुछ ऐसा ना करें जो हमारे देश के खिलाफ चला जाए, ठीक है ना। हम कुछ ऐसा ना करें जिससे समाज के खिलाफ हो जा रहा हो, समाज को नुकसान हो रहा हो, ऐसी चीजें हम ना करें। वो मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। कोई भी आप ऐसे काम ना करें जिससे कि आपका राष्ट्रध्वज को कोई सम्मान को चोट पहुंचे। ये नहीं कि आपने राष्ट्रध्वज को नीचे कर दिया, गिरा दिया, आप वो गिर रहा है और समथिंग, ये चीज नहीं। आपका कर्तव्य है कि आपका राष्ट्रध्वज हमेशा ऊंचा रहे, तो उसके खिलाफ कोई काम ना करें आप, ठीक है। राष्ट्रगान को सही तरीके से गाएं, जो प्रोसेस है। अगर राष्ट्रगान गाते समय खड़े होना है तो सम्मान देना जरूरी है, ये होता है। अगर राष्ट्रगान चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से उसका निरादर है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपकी कर्तव्य है। अब ये सिखाया नहीं है कि हम, आप बगल वाला बैठा हुआ है, आप मार के बेटा करो, अरे उसको खुद समझ में आना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे का विकास करें। मौलिक कर्तव्य सिंपल ये है। अब इन चीजों के लिए आप कोर्ट थोड़ा जाएंगे कि भैया हमें बताओ, ये नहीं कर रहा, ठीक है, हमारी पत्नी से हमारी बन नहीं रही, ठीक है, तो आप कह दो कि भैया उससे कहो कि हमारे पैर छुआ करे। अब कोर्ट पहुंच गए, केस फाइल कर दिए कि वो हमारा पैर ही नहीं छूती है भाई, हम निकलते बताओ सम्मान नहीं करती है। तो ये थोड़ा होता है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है वाइफ की, तुम्हारे जो मूल कर्तव्य है वो अपने समझे उसको कि क्या करना है नहीं करना है। और नहीं कर रही तो अब इसके लिए कोर्ट थोड़ा जाओगे तुम, ठीक है। वो कह देगी भैया हमको बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे, मेरा समानता का अधिकार भैया मौलिक अधिकार है, छीन रहे हैं मुझसे, क्या कर लोगे भैया। उसका मान लिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर अलग से केस हो जाएगा। समझ गए। तो ये चीजें आपकी हो गई। तो मौलिक कर्तव्य समझ में आ गया। तो दो तीन चीजें हमने देखी स्टूडेंट्स। क्या देखा हम लोगों ने कि मौलिक अधिकार आपको समझ में आ गए कि मौलिक अधिकार जो एक्चुअल में था वो किस पार्ट में है, तो भाग 3 में है। जो राज्य के नीति निर्देशक है वो 4 में है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, तो 4A में है। क्लियर है।
यहाँ जब हम देखते हैं मौलिक अधिकार को, तो स्टूडेंट 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक अनुच्छेद है। जब हम इसकी बात करते हैं तो 36 से कहाँ तक है, 51 तक है। और इसी के पास में आपका 51 जो ए है, वो आपका कौन बताता है, मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं आपके स्टूडेंट, यूएसए से। नीति डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रसिया से। आई होप अब चीजें समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली कि क्या है। सो मौलिक अधिकार 6 है आपके पास, ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक का मतलब ये है कि राज्य अगर कोई कानून बनाने जा रहा है, कोई नीति बनाने जा रहा है अपनी प्रजा के लिए, तो उसको सभी चीजों का ध्यान रखना होगा जो 36 से 51 के तहत डिफाइन है। आप इसके बाहर न जाएं, इसके अंतर्गत चीजों को सोचें और ध्यान रखें कि इसको बनाते समय मूल अधिकारों का हनन ना हो, दोनों के संतुलन बने रहें, तभी आप वो लागू करवा पाएंगे। ठीक है साहब, हम वयस्क मताधिकार हमने आपको समझा ही दिया था स्टूडेंट। ठीक है, वोटिंग देने का राइट है। एकल नागरिकता आप समझ गए थे। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज की धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सबको अपने अपने धर्म के मानने की आजादी है, सबको आजादी है। और एक शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष। इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे। हम इसकी बात अभी हम समझाएंगे आपको कैसे है। एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। तो जो संविधान की प्रस्तावना में है वो पंथ नाम से है। हम इसको अभी डिफाइन करते हैं, तो ये चीजें क्लियर हो गई। और कोई बचा है इसमें, सारे डिस्कस हो गए ना। देखो हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बची हुई है अभी, दो ही फाइल पहुंची है क्या आपके पास, एक फाइल कहाँ गई, दो के बाद सीधे 8 है। अच्छा, एक फाइल नहीं है आपके पास है ना, एक पेज नहीं है, दो ही पेज पहुंचे ना। एक पेज नहीं है उसमें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 1 2 3, और 3 के बाद हमारा आ रहा है 8, वो वाला नहीं है पेज। यानी वो कौन सा नहीं है, वो हम आपको सेंड कर देंगे, हम बता देते हैं, देखिएगा। हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, ये हो गया, ये समझ में आ गया, ये हो गया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। स्वतंत्र निकाय का मतलब जो बड़े बड़े गवर्नमेंट वो बने हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, स्वतंत्र निकाय है। कैग है, जैसे कैग है। ठीक है, महालेखा परीक्षक। तो कुछ मेन मेन संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र हैं, और वो किसी के अंडर में नहीं है, वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना। आपातकालीन प्रावधान क्या होता है, ये आप समझिएगा। आपातकालीन का मतलब होता है कि वो जो आपातकाल लगा है, जैसे इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के समय, तो 3 प्रकार से आपातकाल लगते हैं। एक लगता है आपका, एक प्रकार से कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक कहा जाता है आपका राष्ट्रपति शासन वाला, और एक कहा जाता है वित्तीय आपातकाल का। थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपातकालीन, है ना। वैसे हम शेयर कर देंगे आपको नोट्स। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें आपातकाल को, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि क्या करना है। छोटा सा पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। 3 तरह के आपातकाल की कंडीशन होती है। पहली राष्ट्रीय, दूसरी राज्य में, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना, 3 होते हैं। तो एक जो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ये तब होता है जब देश लेवल पे कोई हो, मान लो युद्ध हो गया, कहीं से आक्रमण हो गया, बाहर से कोई आक्रमण कर दिया गया और विद्रोह वगैरह हो गया, और जिसकी वजह से अशांति फैल जाए देश में पूरे, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। मतलब बाहरी अगर कोई आक्रमण होता है या कुछ होता है इंटरनल,
अगर इनकी वजह से कुछ होता है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होते हैं, कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया है और बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है, तो फिर ये इस आधार पर ये लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, कोई अटैक वगैरह नहीं हुआ था, कोई आक्रमण नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, बस उन्होंने किस बिहाफ पे लगा दिया था कि देश में अशांति चल रही है, मतलब चीजें सही नहीं है, इस वजह से ये शब्द यूज किए गए थे। पहले ये शब्द नहीं थे, बाद में ये सब सब चीजें देखने को मिली थी, क्योंकि पहले ये वाले शब्द नहीं देखने को मिलते थे कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए। बस उसमें ज्यादातर इस तरह से डिफाइन था कि अगर अशांति फैलती है और पूरी दिक्कतें आती हैं तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। तो बाद में इन शब्दों को जोड़ा गया कि आप हर बार न लगा दीजिए, ये तभी लगाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में जब कोई युद्ध हो रहा हो, या फिर हम कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह किसी ने कर दिया हो, उसकी वजह से अगर अशांति हुई है तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। ये चीजें होती हैं। अब देखो, शब्दों का बड़ा मतलब था, एक शब्द को अगर आपने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है तो उसका तोड़ ले लिया जाता था। अब आप पहले डिफाइन कर रहे हैं केवल अशांति के आधार पे, तो वो कोई भी अशांति होती थी वो आपातकाल लग जाता था, भाई उन्होंने लगा दिया तुरंत। लेकिन अब आपने डिफाइन कर दिया ना कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, बाहर से आक्रमण नहीं होगा, युद्ध नहीं चल रहा, तब तक आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे, सिंपल। तो ये बहुत रेयर केस में अब हो गया है कि वो लगे, है ना। अच्छा, राज्य में क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे कोई गड़बड़ होती है तो हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया। इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने बोला तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ऐसा है नहीं। कई सारे अनुच्छेद हैं और दो अनुच्छेद मेन है, एक 356 और एक 365। तो ये जो दो अनुच्छेद हैं वो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगना होता है उसके तहत वो करना होता है उसके लिए, तो उसमें कुछ प्रावधान है कब ये लगेगा, है ना। अब 356 आपसे कहता है कि जब राज्य में पूरी संवैधानिक तंत्र ही फेल हो गया हो, जो संवैधानिक जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो पालन करवाने लोग हैं, सब चीजें एकदम धराशायी हो चुकी हैं 356 में, तब एक पॉसिबल होता है। या तो फिर यह है कि केंद्र ने कोई निर्देश दिया है, केंद्र बार बार उनको समझा रहा है कि ये अपनाइए ये चीजें, और राज्य उसको लागू नहीं कर रहा, उसका पालन नहीं करवा पा रहा, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, वो आपका 365 के अंतर्गत है। तो एक्चुअल में आपका दो हैं जिसके तहत हम डिटेल में हम देख लेंगे, बट हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जब राज्य वाली बात होती है तो यहाँ पे दो आपको देखने को मिलेंगे, एक 356 देखने को मिलता है, एक 365 देखने को मिलता है आर्टिकल में। इन दोनों के तहत वो चीजें हो जाती हैं। यहाँ जब राष्ट्रीय आपातकाल देखोगे तो इसमें 352 मिलता है, 352 का जो अनुच्छेद है वो वाला मिलता है, उसके तहत इसमें लगता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, 56 किस लिए होगा, 65 किस लिए होगा। यहाँ पर जो लगता है वो 360 के तहत लगता है, अनुच्छेद 360 होता है, उसके तहत हमारा वित्तीय आपातकाल लग जाता है। जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो चुकी हो, वित्तीय संकट आ गया हो, तब ये ऐसी चीज होती है। ठीक है ना। अब एक चीज और समझनी है, आपातकाल के दौरान क्या होता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र के हाथ में, राज्य केंद्र के नियंत्रण में, देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो लिखा है, संघीय से एकात्मक हो जाता है। संघ में क्या था कि केंद्र के पास अलग पावर थी, वो कर सकता था, और राज्य के पास भी पावर थी, तो वो संघ का मतलब है, संघ में सबको पावर दी गई है। एकात्मक में अब पावर सीधे केंद्र के अंदर होगी, तो एकात्मक का मतलब कि अब केंद्र के अधीन है सब कुछ। लेकिन जब संघ होता है तो संघ में केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर है, आप राज्य से उसकी पावर नहीं छीनेंगे, जनरली इस तरह से होता है। तो आपातकाल के दौरान ये संघीय से एकात्मक हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि किस समय वो एकात्मक हो जाता है। तो आपातकाल के दौरान ये संघीय से एकात्मक हो जाता है। ठीक है, बाकी नोट्स में है। कोई भी आपातकाल लगेगा तो हमारी स्थितियां, हमारे शक्तियां चली जाएंगी। हाँ, डिपेंड करता है कि सरकार उसको आपसे छीनना चाहती है या नहीं चाहती है। ठीक है, अगर सरकार नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर सरकार ये कहती है कि भैया हम सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई हैं, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जरूरी नहीं है ना कि सरकार आपसे बिल्कुल कहे। हाँ, ये जरूर है कि उस समय आपका ये जो है वो पावर आपकी कम हो जाती है, मौलिक अधिकार वाली।
ठीक है। कितने महीने चला था, क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अभी अभी आप पूरा डिटेल नहीं देख रहे हो, अभी चीजें अलग अलग है, अभी वो आने वाले हैं, है ना। अभी केवल उतना कर रहे हैं जितना, नहीं तो यही पढ़ते रहोगे ना, तुम समझ ही नहीं रहो। अभी इतना आसान थोड़ा जितना तुम समझ रहे हो कि बस ये डिस्क्राइब हो गया, ये एक ओवरव्यू है केवल। अब इसमें कंडीशंस होंगी अंदर, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, राष्ट्रपति वाला। ये तो बस हमने बताया ना कि 356। अब क्या है इस 356 में, वो समझना होगा। 365 में क्या है, क्या ऐसा बताया गया है जिसके तहत हो सकता है। 352 में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो चीजें उसको डिफाइन करती हैं। तो ये चीजें को हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें आप समझ लीजिएगा, जो हमारी विशेषताओं में है। यहां से आप ये एकात्मकता वाला समझ गए, ये वही है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। जब आप नॉर्मल चल रहे होते हैं तो आपको संघीय व्यवस्था होती है, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगता है वो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, यानी केंद्र के पास पावर चली जाती है। संघ में क्या होता है कि पावर दोनों के पास होती है, राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी। एकात्मक में पावर केंद्र के पास होती है। त्रिस्तरीय सरकार बहुत आसान था, आपको हमने समझाया था। त्रिस्तरीय सरकार में का मतलब है तीन, एक केंद्र, एक राज्य और एक कौन, स्थानीय सरकार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि पहले केवल दो ही थे और ज्यादातर देशों के संविधान में केवल दो ही का उल्लेख है, तीसरे का नहीं है कहीं, जो हम तीसरा बनाए हैं। तो ये हमारा ही संविधान है जो देखने को मिलता है कि स्थानीय लेवल पर भी सरकार है हमारे पास। नगर पालिका, पंचायत, तो वो सब स्थानीय में आती हैं, जो हमारी पंचायतें आती हैं और जो हमारे नगर पालिका वगैरह आते हैं तो वो सब स्थानीय में आते हैं। तो इस तरह से वो चीजें बनाई गई हैं, तो इसको कहते हैं त्रिस्तरीय सरकार। सरकार का संसदीय रूप, इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, संसदीय रूप जो संसद बनी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये चीजें उसमें संसद वाले में बताई गई। बस इतना अंतर होता है कि ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में और भारत के संसदीय व्यवस्था में थोड़ा अंतर है। देखो, लिया जरूर ब्रिटेन से गया है, लेकिन ब्रिटेन का जो संसदीय व्यवस्था वो उत्तराधिकारी सिस्टम है। मतलब जो प्रधान है, जो मेन हेड है, उसका बेटा ही हेड बनेगा। संसदीय व्यवस्था जरूर है, लेकिन जैसे अगर वो कोई वहां बना हुआ है तो उसका उत्तराधिकारी ही उसका हेड बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। संसदीय व्यवस्था हमने जरूर रखी है, लेकिन हमारा पीएम जरूरी नहीं कि पीएम का बेटा ही पीएम बने। ये जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता उसको सिलेक्ट करके वहां बैठाएगी। तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से जरूर ली है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराधिकार वाला सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ निर्वाचन का सिस्टम, ठीक है ना, हम लोग निर्वाचित करके भेजते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें थी, तो ये थी विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, आप लोगों ने देख लिया। सिंपल सा पॉइंट, हमने कहा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, स्रोतों से लिया गया, कठोर है न लचीला है, ये अंशतः लचीला अंशतः कठोर है। त्रिस्तरीय सरकार है हमारे पास। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब है एक केंद्र पर है, एक राज्य पर है और एक स्थानीय लेवल पर है, पंचायत और नगर पालिका। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। जब नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं तो संघीय व्यवस्था हमारी चली रही है, जो आज के दिन में देख रहे हैं। केंद्र राज्य अपना देखता रहता है, केंद्र आपका करता है। जैसे ही आपातकाल लगता है वो एकात्मक हो जाता है, सारी पावर उसके पास चली जाती है। सरकार का संसदीय रूप, संसद के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, हमने ब्रिटेन से लिया है। वयस्क वाला समझ गया, सिंगल सिटीजनशिप है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मौलिक कर्तव्य समझ गया आप लोग क्या है आपका। यह आपका बुद्धिमानी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पालन करें, किसी और की जरूरत ना पड़े मौलिक कर्तव्य को मतलब पालन करने के लिए। मौलिक अधिकार आपका है और इसका हनन कोई नहीं कर सकता। राज्य के नीति निर्देशक तक, अगर राज्य कोई कानून बनाना चाहता है, नीति बनाना चाहता है, तो जो 36 से 51 तक के आर्टिकल है उसको देख करके उसके अंतर्गत रह करके हमें वो चीजें अप्लाई करनी होंगी। स्वतंत्र निकाय, बहुत सारी संस्थाएं हमारे पास हैं जिनको हम लोग स्वतंत्र बोलते हैं, कि ये किसी का अधीन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट वगैरह का अधीन नहीं है, अपना स्वतंत्र काम करती है, तो वो एक विशेषता है। और आपातकालीन प्रावधान, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया मिला। अभी थोड़ा समझें आप लोग, फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, अभी जब एक एक करके डिटेल होगा आप लोग को पूरा याद हो जाएगा सब, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक हम नोट्स दिखा रहे हैं, जरा आप लोग जरा सामने आओ सब लोग अब। आगे सब लोग, वेरी गुड। ठीक, जग रहे हो ना सब लोग। ओके, जितने जग रहे होंगे वो सामने आ जाएंगे, जो नहीं जग रहे होंगे वो सो रहे होंगे, देखो कहीं आएंगे ही नहीं।
शिवराम, मीनू, अंशिका, पीयूष, प्रियंका, प्रियंका ज्योति, दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं। एंड्रॉइड, प्रिंस, प्रिया, शुभम, संतोष, वेरी गुड, सब लोग हैं। इधर कौन है? अच्छा, इधर भी ऑनलाइन हो गए सब लोग। हिमांगी, संदीप, प्रेशिका, श्रद्धा, मुकेश, नवीन। ठीक है, जब तक हम आप लोग को देखते हैं तब तक आप लोग स्क्रीन देखो। ठीक है, अरुण हो गए, आनंद हो गए, रोहित हो गए, राजकुमार। ये बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे सामने? सच्चिदानंद, ममता, अनुराधा, राफिया, विजय, हर्षवर्धन, कहाँ चले गए हो भाई आप लोग? सूरज, शालिनी, पंकज, सच्चिदानंद, कृष्णा ठाकुर, हिमतेश, इमरान, पीयूष, विनय, ओके, सौरभ, शशिकांत, आयुष, अनुज, अभिषेक, देवेंद्र, सुमित, जयप्रकाश, शुभम, संदीप, सब लोग तो हैं। हेमा, आशा, मनीष, प्रवीण, संदीप, सत्यजीत, रिंकी, ऋषभ। ओके, चलिए तो हम एक चीज आपको बताने वाले हैं, आपके संविधान का प्रियम्बल। दिस इज प्रस्तावना। हिंदी में है और इंग्लिश में है। सबसे पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सॉरी हिंदी में पढ़ लीजिए। हेलो, सुन रहे हो सब लोग? कैसे पढ़ रहे हो? शुरू हो गए एक लाइन से? ऐसे प्रस्तावना नहीं पढ़ा जाता। अरे तुम लोग तभी तो आज तक याद ना हुआ। एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज में है आज तक। इसका मतलब नहीं समझ में आया सर? वो कैसे आएगा? वो तुम लोग कहानी पढ़ते हो ना, तुम लोग को पता ही नहीं है कि प्रस्तावना है क्या। ठीक है ना? 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली समझाई थी उसी समय बताया था। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। पहली बैठक में कोई और अध्यक्ष थे अस्थायी, 11 वाले में राजेंद्र प्रसाद हो गए थे, और 13 दिसंबर को जो हुआ था बैठक, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, अगले जनवरी में। याद आया? हाँ या ना? ये सब डिस्कस कर चुके हैं संविधान सभा जब पढ़ा रहे थे। ये जो उद्देशिका थी, ये जो प्रस्तावना था, इसी को परिवर्तित करके, जो उन्होंने उस समय रिजोल्यूशन पास किया था, उसी में कुछ चेंज करके इसी को तैयार किया गया है। ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में जो संविधान की प्रियम्बल है या प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था 13 दिसंबर में, जब जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो उसी में कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन करके उसी को प्रस्तावना बनाया गया। मतलब समझिए है क्या ये? इस पूरी प्रस्तावना में तीन चीजें हैं। जो ऊपर का पॉइंट है, जो ऊपर का पॉइंट है आपका, जो यहां से यहां तक है, मतलब
ये वाला। ये हमको बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत क्या है, भारत कैसा है और कैसा होना चाहिए, या किस प्रकार का है ये हमें इसके स्वरूप को बता रहा है। जो ऊपर के पॉइंट्स है वो हमको बता रहे हैं हमारे देश के स्वरूप के बारे में। ये जो लाइनें लिखी गई हैं वो हमें ये बताती है कि हमारा देश कैसा है, किस प्रकार के लोग हैं और क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये वो है जो ये लाइनें हमें बताती हैं, मतलब यहाँ ऊपर वाली, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, यानी कि आपके देश के बारे में बात हो रही है ऊपर की लाइन में। तो ये स्वरूप को समझा रहा है, आपके देश के स्वरूप को, कि हमारा देश क्या है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब अब ये बताया जा रहा है कि आपका देश कैसा है। ये पढ़ा जाता है पूरा यहां से लेके यहां तक, लेकिन समझिए इतनी जो लाइनें हैं आपको ये बताई जा रही हैं कि देश कैसा है। ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, किसी के अधिकार में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। हम समाजवादी हैं, हमारा जो देश है वो समाजवादी प्रकार का है, पंथ निरपेक्ष देश है हम लोकतंत्रात्मक हैं, गणराज्य हैं हम। ऊपर की जो लाइनें हमें वो ये बता रहा है कि हम किस प्रकार के देश हैं। तो हम जो है, जो हम भारत है हमारा, ठीक है, वो भारत हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, किसी के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। समाजवादी ये शब्द बाद में जोड़ा गया है, ये 42वां संशोधन हुआ था तब ऐड हुआ था। हम बता देंगे अभी, ये वाला जो पॉइंट इधर लिखा है ना, ये अभी आप समझिए पूरे को, फिर हम क्लियर करेंगे कि मूल वाले में क्या था और फिर चेंज क्या हुआ था। तो पहली जो ऊपर की 3 लाइनें हैं वो हमें ये बताती हैं, ये ऊपर की जो लाइनें हैं, कि हमारा देश कैसा है। तो हमारा देश कैसा है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम स्वतंत्र हैं, हमारी खुद की सत्ता है, हम किसी के अंडर में नहीं है। जैसे अगर हम कोई बार बार कहता है कि हम इंग्लैंड के अंदर हैं, हम ब्रिटेन के अंदर हैं, जी नहीं, वो अलग बात है कि डोमिनियन का दर्जा दिया गया था 1900। अब जब कोई ऐसा कुछ बोलता है तो एक एग्जाम्पल देता है 1949 का, कॉमनवेल्थ गेम्स के ग्रुप में हम शामिल हो गए थे। भैया वो हम अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं, फोर्स नहीं किया था इंग्लैंड ने कि कॉमनवेल्थ में शामिल हो जाओ, हमारी मर्जी। हम जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उसमें एक पॉइंट था कि सब उसमें शामिल हो रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम का जो बनता है एक्चुअल में वहां पर वो कंट्री शामिल है जहां पर कभी न कभी ब्रिटेन ने क्या किया था, शासन किया था। तो उस कॉमनवेल्थ गेम में वो लोग शामिल हैं। तो अब ये हमारे ऊपर था कि हम, ये कोई जबरदस्ती नहीं थी। अगर कोई ये कहता है आपसे कि हम तो अभी भी डोमिनियन है, बताइए तो हम कॉमनवेल्थ गेम के क्यों नहीं है, ये होता है, ध्यान से समझिए। वो हमारी मर्जी थी, देश ने अपनी मर्जी से उसमें शामिल हुआ था। देश चाहेगा वो बाहर हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा इन्हें। अगर देश चाहेगा हमारा कि हम नहीं रहना है हमें, तो हम बाहर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो बार बार समझाया जाता है, ये उनको समझाया जाता है जो कुछ जानते नहीं है, वो तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल, यस कॉमनवेल्थ गेम के हैं बताओ। और क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम का जो अध्यक्ष है, हेड है, वो वहां का महाराज है या जो महारानी है जो वहां होगी। तो कॉमनवेल्थ गेम का हेड जो होता है वो ब्रिटेन को महारानी। तो अब कैसे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है आपको, भैया भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य है, और कॉमनवेल्थ गेम का जो सदस्य है यानी कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है उसकी हेड कौन है, महारानी है। इसका मतलब भारत तो अंडर हुआ ना, भारत आजाद कहाँ हुआ, अभी भी मतलब महारानी तो है ना, तो हम क्यों हैं उस ग्रुप में। तो भैया हम बाहर निकल सकते हैं, रोकेगा नहीं वो, हम ठीक है, क्योंकि आप शासन था, सारे देश शामिल हो रहे थे, तो हमने कहा ठीक है भाई हम भी हो जाते हैं। 1949 में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, इस वजह से हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। ये कोई फोर्सफुली नहीं है, फोर्सिबली नहीं किया गया है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है आपको, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हमारा देश किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, यहाँ पर हमारी खुद की सत्ता है। दूसरा, समाजवादी, ये बाद में शब्द आया है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं। समाजवादी शब्द का मतलब होता है कि जहां पर आय का वितरण समान हो, हर प्रकार में कोई ऊंच गरीब नीच ना हो, सब बराबर दर्जे के लोग हों।
अगर कोई बहुत अमीर है तो उससे हम पैसा लेकर के समथिंग गरीब लोगों को करें, तो आय का वितरण समान हो, ये एक शब्द होता है समाजवादी। इस तरह से चीजें समझ में आती है। एक्चुअल मीनिंग समाजवादी का ये है, जब ये चीजें हुई थी। तो एक्चुअल में जब हम सोशलिज्म या समाजवादी की बात करते हैं तो हम सबको एक बराबर देख रहे हैं, और पूरे समाज में जो वितरण है आय का वो बराबर होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ समाजवादी। ठीक है। दूसरा, अगर हम कहें पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें कोई धर्म नहीं है। मतलब जैसे हम कहें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का धर्म क्या है? इस्लाम। हम कहेंगे बांग्लादेश का, तो कहेंगे आप इस्लाम। ठीक है। श्रीलंका का तो उसका भी है, बौद्धिज्म वो लोग करते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे भारत का, अब क्या बोलेंगे? इस्लाम है। क्या आप बोलेंगे हिंदू है? क्रिश्चियन? नहीं कह सकते, हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि एक्चुअल में हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। और याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। धर्म निरपेक्ष हम बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बार बार हम उसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में आता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो पूछ लिया कभी कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द है, उसी को रिलेट किया गया है धर्मनिरपेक्ष से। ठीक है। लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। ठीक है, वही चीज। और गणराज्य एक प्रकार से रिपब्लिक है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। रिपब्लिक का मतलब आपका हो जाता है कि जिस प्रकार से आपका जनता द्वारा सरकार। तो ये हमें भारत के बारे में बताया जा रहा है। प्रस्तावना का जो ऊपर का लाइन है वो हमें ये बता रहा है कि हम किस प्रकार के देश है। तो हम कैसे देश हैं? हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम कैसे देश है? हम समाजवादी टाइप के हैं, जिसमें आय का वितरण, ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं था, इसका मतलब था आय से रिलेटेड, आय का समान वितरण होना चाहिए सभी में, ऊंच नीच गरीब तरह के ना हो, सब लोग बराबर तरह के हों। जब वो वाला शब्द यूज हो जाता है उदारवादी, लिबरल जिनको कहा जाता है, ये शब्द आप सुनते होंगे, ये तो लिबरल है, ये तो ये है। लिबरल शब्द होता है पूंजीवादी के लिए, लिबरल शब्द होता है उनके लिए। जैसे आप समाजवादी कहते हैं तो इसका मतलब आय का वितरण समान है सबको। अगर कोई बहुत अमीर है तो उससे थोड़ा सा हेल्प लेकर के हम गरीबों को थोड़ा ऊपर उठाएं, आय का वितरण समान करें, ये समाजवादी टाइप का। उदारवादी जो होता है वो पूंजीवादी होता है। अगर कोई कंपनी या कोई बड़ा व्यक्ति अगर वो कमाया हुआ है, उसने फैक्ट्री डाली है और पैसा कमाया है, तो ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? वो इसलिए सपोर्ट करेंगे कि इसने अपनी मेहनत से कमाया है, इसने किसी का छीना नहीं है। तो लिबरल लोग जो होते हैं उदारवादी, वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं, पूंजीपति टाइप के लोग का। जमींदार जो थे उनको लिबरल टाइप से नहीं कहा जाता, क्योंकि जमींदारों ने कमाया नहीं था, जमींदार काम नहीं करते थे। जमींदार क्या करते थे? किसानों से काम करवाते थे और उन पे हक जमाते थे। तो उनको हम उस तरह से नहीं देखेंगे लिबरल की तरफ से। तो आज कई लोग कहते हैं कि यार ये तो लिबरल है, ये तो वो है। तो जो लिबरल होता है उसकी सोच अलग होती है, वो पूंजीवादी टाइप से सोचता है। वो ये नहीं मानता, वो कहता है कि अगर ये अमीर हुआ है तो इसका मतलब इसने मेहनत करी होगी, इसने खुद की पूंजी इकट्ठा करी है, ये उसके उससे चलता है। वो शब्द होता है आपका लिबरल या उदारवादी। एक होता है गांधीयन विचारधारा। तीन चीजें थी संविधान सभा में जब ये लोग बन रहे थे, तो तीन प्रकार के लोग थे। एक के विचार थे जो उदारवादी पे चलते थे, एक जो थे वो आपका समाजवादी विचार पर, और एक जो थे आपके वो गांधीवादी विचार पर। वो तो अलग बात है कि गांधी जी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, नहीं तो हमें जहां तक दिखता कि गांधीवादी विचारधारा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ जाती। बट वो गांधी विचारधारा हमें नहीं देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज हो जाते। बट वो पहले ही मर गए, लागू ही नहीं हो पाया था। गांधी जी कब मरे थे? 1948 में। लागू कब हुआ है? 50 में। तो उनके मरने के बाद हुआ है, नहीं तो आज हमें जहां तक सिनेरियो थोड़ा सा अलग होता। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। क्या आप समझ में आया सबको कि एक्चुअल में ऊपर की लाइन में वो क्या है आपका? दूसरी बात स्टूडेंट, क्रम से याद होना चाहिए। प्रस्तावना के एक एक शब्द क्रम से याद होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। जो जैसे लिखा है वैसे ही क्रम याद होना चाहिए। मेरी बात बड़े ध्यान समझना। अगर हमने कहा कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आपको याद रखना है कि पहले यही शब्द लिखा गया है, फिर लिखा गया है समाजवादी, फिर लिखा गया है पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद लिखा गया है लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद लिखा गया है गणराज्य। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है क्रम का, इनमें से कौन से शब्द किस क्रम में लिखे गए हैं, ये क्वेश्चन बनता है। पंथ निरपेक्ष, प्रियंका, पंथ निरपेक्ष बता तो दिया हमने कि इसका मतलब है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई विशेष धर्म का नहीं, सभी के लिए।
पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि हमारा देश जो है, अगर यहाँ पंथ निरपेक्ष नहीं होता ना तो यहाँ कोई धर्म का नाम लिखा होता, जैसे इस्लामिक लिखा होता, आपका हिंदू या क्रिश्चियन, तो हमें समझ में आ जाता कि हमारा देश ये है। लेकिन उन्होंने उस धर्म का नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है पंथ निरपेक्ष, मतलब हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ऊपर की लाइन हमें अपने देश के बारे में बता रही है कि हमारा देश क्या है, तो ये शब्द वो बता रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा देश कैसा है, तो हमें समझ में आ रहा है ये स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले लिखा गया है। फिर समाजवादी टाइप का है, हमारी सोच जो है वो हिसाब से हो कि सब लोग बराबर रहें, आय का वितरण समान हो, हमारा देश इस प्रकार का सोचता है। पंथ निरपेक्ष है, यानी कि हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, यहाँ हर धर्म के लोग हैं, तो हम अपने देश का कोई धर्म नहीं बोल सकते। समझ में आई बात? हमने कहा भूटान, भूटान का धर्म है, भूटान का क्या बोलोगे, क्या है उसके संविधान में, तो किस प्रकार का देश है? इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन। भूटान बौद्धिज्म है, भूटान और जो श्रीलंका है ये लोग बौद्ध वाले। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया इस्लामिक कंट्री। भारत सेकुलर, भारत पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब ही शायद हमें लगता है सेकुलर शब्द है, यस, इंग्लिश में उसको सेकुलर कहते हैं। आप समझ गए, जो बार बार शब्द होता है, ये तो सेकुलर हो गया है, ये तो वो हो गया है, ये शब्द बड़े सुनने को मिलते हैं, सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष, जो किसी धर्म को न करके, मतलब वो कहता है सब ऐसे है, सब बराबर इस तरह से। और जो कोई अपने पर्टिकुलर धर्म को मानने लगता है तो उसको कट्टर कहा जाता है। जैसे आप अगर अपने पर्टिकुलर उसमें है तो आपको कट्टर कहा जाएगा। और जो मतलब ऐसा कहता होगा कि सब हम कोई नहीं मानते, ठीक है, सब बराबर है, सब तो सेकुलर माने जाते हैं। तो इसीलिए, तो इस सोवेरेन, सोवेरेन शब्द का मतलब इंग्लिश में, सोवेरेन का मतलब क्या था आपका? सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। और इसी का मतलब है ये वाला हिंदी नीचे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये इसी का मतलब है, सोवरेन कंट्री। हम सोवरेन कंट्री हैं, हम सोवरेन कंट्री हैं, मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। अरे मतलब हमारा कोई धर्म नहीं है, बेवकूफ है हो का? तुम्हारा धर्म है, देश का धर्म नहीं है। एकदम में गधे हो गए, हम क्या बोल रहे हो समझे में नहीं आ रहा। देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, तुम्हारा तो धर्म होगा ही होगा, तुम तो किसी धर्म के होगे ही। यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। तो सोवरेन का मतलब हो गया हम प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का अधीन नहीं है। बड़े ध्यान से समझो, प्रस्तावना समझ में आ जाएगा। तो सोवरेन का मतलब है कि हम ऐसी कंट्री हैं जो हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का अधीन नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी हैं हम लोग, समाजवादी विचारधारा के। इसका मतलब कि मतलब हमारा कंट्री इस प्रकार का है या इस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सोशलिस्ट है। आय का वितरण समान रहे, कोई अमीर गरीब का चीज ना है। सेकुलर है, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, यानी हमारे देश का पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, देश की बात कर रहे हैं हम, आपकी नहीं बात कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र व्यवस्था, तो लोकतंत्रात्मक है हमारे। रिपब्लिक है हमारा, गणतंत्र, गणतंत्र है, तो ये शब्द है। तो क्या अब हम आपसे ये अपेक्षा करें कि आपको ये ऊपर की लाइन क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स? क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें जो ऊपर की लाइनें हैं वो क्या हमें बता रही हैं? तो ऊपर की लाइनें हमें ये बता रही हैं स्टूडेंट्स कि हमारा देश कैसा है, ठीक है, हमारा देश कैसा है, ठीक है। जल्दी से आप बताएंगे हमें स्टूडेंट्स, टाइप करके शब्दों को जल्दी से टाइप करिए एक क्रम में, देखें हम जरा कौन किस क्रम में है। हमारा देश कैसा है, तो प्रियम्बल में जो ऊपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो।
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, रिपब्लिक। ठीक है ना। क्रम से लिखना है, बिल्कुल, है ना। ठीक है। सबसे पहले सोवरेन होना चाहिए, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, समाजवादी कहाँ गया है, गायब कर दिए। अच्छा, वो सोशलिस्ट का ही समाजवादी है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो हम फिर से इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे साथ बोलिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन कंट्री, मतलब हम स्वतंत्र हैं, किसी का अधीन नहीं है। सेकेंड, सोशलिस्ट, समाजवादी, हमारे यहाँ आय का वितरण समान, हमारे यहाँ ऊंच नीच गरीब वगैरह नहीं। ठीक। तो पहला होगा सोवरेन कंट्री, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है हम लोग, जो भारत देश है वो कौन है, सोशलिस्ट, समाजवादी। तीसरा क्या है, सेकुलर। सेकुलर मतलब कौन, पंथ निरपेक्ष, मतलब हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो सेकुलर। तीन हो गए। चौथा, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और पांचवा, रिपब्लिक, यानी गणराज्य। क्लियर स्टूडेंट सभी को। तो हमारा देश ऐसा है। ठीक है। चलिए, आज का टाइम हो गया है, बाकी आप इसको घर पे पढ़िएगा, कल हम फिर आगे इसको समझाएंगे, बाकी की लाइनें। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप लोग, एक बार स्टडी कर लेना, हम कल क्लियर कर देंगे। बीच की ये जो लाइनें हैं, जस्टिस से लेकर यहाँ तक की जो लाइनें हैं, वो हमें ऑब्जेक्टिव बताती हैं। ठीक है। क्या उद्देश्य है हमारे देश की, वो हम कल देख लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक। जब इसको पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि हमें किस प्रकार का देश चाहिए, हमारे उद्देश्य क्या है, देश हमारा महान कैसे बनेगा, तो वो चीजें यहाँ पर है। और लास्ट वाला जो पार्ट है, उसमें डेट दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया है। तो लास्ट वाले में हमें ये बताया गया है, ये वाले में, ये देखो डेट है ना, तो लास्ट वाले में हमें ये बताया गया है कि ये कब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। तो पहले वाले में हमें ये बताया गया है कि हमारा देश क्या है, कैसा है, हमारे देश के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या हमें प्राप्त करना है, जिसलिए हम संविधान बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव ये है। और तीसरा है कि उसमें डेट क्या थी जब वो एक्सेप्ट किया गया था। तीन चीजें। आप एक काम है कि आप इसको एक बार घर में पढ़ेंगे, कल हम इसको डिस्क्राइब करेंगे आपको। क्लियर है। शब्दों का ध्यान रखना है, जिस क्रम में है वो क्रम नहीं बदलने चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। ये मतलब है इनके, जो हाईलाइटेड है उनके मतलब हैं। ये जो हाईलाइटेड है ना, न्याय, मतलब है इसका। स्वतंत्रता, इसका मतलब है। समता, इसका भी मतलब है। और बंधुता, चारों का मतलब है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने, प्रस्तावना में जो न्याय है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता कितने प्रकार के बताए गए हैं, उसको क्रम से लिखिए। इन्होंने क्रम पूछा था, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, और इन्होंने ऑप्शन दिए थे 3, 5, 2, 1, 5, 3, 1, 2, 3, 5, 2, 1, ऐसे ऑप्शन है। क्या सिलेक्ट करना है आपको, तो आपको ये सिलेक्ट करना था कि ये जो कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं प्रस्तावना में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, कितने प्रकार की समता बताई गई है, और कितने प्रकार की बंधुता बताई गई है, ये बताना था आपको। और जिसने प्रस्तावना को ठीक से समझा था उसका आंसर तुरंत आ जाता है। देखो कैसे, न्याय के आगे जितनी चीजें लिखी हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये है 3 न्याय। स्वतंत्रता के आगे जितनी चीजें लिखी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये है 5। समता के आगे जो लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर, ये है 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुत्व के सामने लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट,
एक्चुअल में राष्ट्र वाला नहीं, ये वाला पॉइंट है। सब में ये होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, तो इसको माना जाता है वन। तो इसका क्रम बनता है, 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की समता है, और 1 प्रकार का बंधुता है। तो सही आंसर था ये वाला, 3 5 2 1। ऐसे पढ़ा जाता है प्रस्तावना, तब याद होगा, कहानी पढ़ के याद नहीं होगा प्रस्तावना। चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है, अब टाइम ज्यादा हो गया है। कल हम लोग वापस आएंगे, आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।